जादू कहानियाँ। मिष्टी, कोमल, अरे तुम दोनों ये क्या कर रही हो? पापा, हम खाना बना रहे हैं। पर बेटा, खाना बनाना बच्चों का खेल नहीं है। आग बहुत ही खतरनाक चीज होती है। जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। चलो इधर आओ। नहीं पापा, आज तो हम दोनों ही खाना बनाएंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले ये तो बताओ कि तुम खाने में क्या बना रही हो? आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने? हाँ, मिष्टी को आते हैं। ये मुझे बता रही थी कि कैसे बनाते हैं। अच्छा बताओ मिष्टी, कैसे बनाते हैं आलू के पराठे? पापा, बहुत आसान है। सबसे पहले रोटी बनाओ और उसे बीच से फाड़कर आलू रख दो। बहुत अच्छे। चलो आज पराठे तुम ही बनाना। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद तो करनी होगी ना? हाँ पापा, क्यों नहीं। इसके बाद सुरेश ने एक बर्तन में आलू उबालने के लिए रख दिए। तभी सुरेश की बड़ी बेटी मिष्टी एक बड़े बर्तन में आटा निकाल लाई और फिर पापा, मैं आटा गूंदूं? हाँ, लेकिन पानी धीरे धीरे डालकर गूंदना। सुरेश अपनी दोनों बेटियों मिष्टी और कोमल को काम करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। उन दोनों ने आटे के हाथ अपने बालों पर लगा लिए थे। ये देखते ही सुरेश मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसकी पत्नी भी अक्सर ऐसे ही अपने बालों में आटा लगा दिया करती थी। और फिर सुरेश उदास हो गया, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं थी। मिष्टी और कोमल को जन्म देने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी और तभी से सुरेश अपनी बच्चों को अकेले ही पाल रहा था। उस दिन दोनों बहनों ने जी भरकर आलू के पराठे खाए और फिर पापा, आप नहीं खाओगे? नहीं बेटी, अभी भूख नहीं है। मैंने 2 पराठे बांध लिए हैं। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने। तुम दोनों कोई शरारती मत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। इसके बाद सुरेश दोनों बच्चियों को गले लगाकर जंगल की तरफ चला गया। कुछ ही देर में सुरेश लकड़ियों की तलाश में जंगल के बीचों बीच आ गया। बेचारा थका हुआ एक पेड़ के छांव में बैठ गया और खुद से बोला, लकड़ियाँ बाद में देखूंगा, पहले कुछ खा लेता हूँ। इतना कहते ही सुरेश पराठे का पहला निवाला खाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम तो अपनी भूख से निजात पालोगे, लेकिन मुझे इस कैद से निजात कब मिलेगी? कौन है? कौन बोला? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, पर तुम हो कौन और कहाँ हो? सामने देखो, वो मटका दिख रहा है, मैं उसी के अंदर हूँ। क्या? पर तुम्हें इस मटके में किसने बंद किया? पहले तुम इस मटके पर पानी की 3 बूंदे डाल दो, फिर मैं बाहर आकर तुम्हें सब बताऊंगी। सुरेश वैसा ही करता है और 3 बूंद पानी के डालते ही वो मटका फूट गया और उसमें से बहुत सुंदर परी बाहर निकली। तुम तो एक परी हो, पर तुम इस मटके में कैसे आ गई? मैं परियों की राजकुमारी हूँ। एक शैतान जादूगरनी ने मेरा जादू छीनकर इस मटके में बंद कर दिया था, पर तुमने मुझे आजाद कर दिया है और साथ ही मेरी शक्तियाँ भी लौट आई। कैसी शक्तियाँ? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहो तो तुम्हारा भविष्य बताओ। हाँ हाँ, बताओ ना। हे भगवान, क्या हुआ? तुम तो आज मरने वाले हो। इसी जंगल में तुम्हें एक जहरीला सांप डस लेगा। मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, मैं मर गया तो वो अनाथ हो जाएंगी। भगवान के लिए मुझे बचा लो। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, पर मैं तुम्हारे उपकार का फल जरूर दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। मैं उनके खाने पीने और किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सच में वादा करती हो? हाँ, मैं वादा करती हूँ। अब मुझे जाना होगा।
परी वहाँ से उड़ गई और सुरेश उसे जाते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। तभी उसके पैर में वाकई एक जहरीले नाग ने डस दिया। सुरेश वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। उधर शाम तक जब सुरेश घर नहीं पहुंचा, तो मिष्टी और कोमल घर के बाहर उसका इंतजार करने लगे। तभी वो परी उस झोपड़ी में चुपके से आई और अपने जादू से वहाँ एक फ्रिज रखकर चली गई। काफी देर तक जब सुरेश नहीं आया, तो दोनों बच्चियां वापस झोपड़ी के अंदर आ गई और फिर है, अरे कोमल, ये कहाँ से आया? पता नहीं, पर पहले ये तो बताओ, ये है क्या? अरे इसे फ्रिज कहते हैं। इसमें लोग ठंडा पानी और खाना रखते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, पापा भी अभी तक नहीं आए। देखो ना, इसमें कुछ खाने को है क्या? मिष्टी ने जैसे ही फ्रिज खोला तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उस फ्रिज में ठंडा शरबत, फल और बहुत सारा बढ़िया खाना रखा हुआ था। दोनों बहनों ने खुशी खुशी पेट भर खाना खाया और फिर आहा, मजा आ गया। लेकिन अगर एक लड्डू मिल जाता तो और भी मजा आ जाता। मैं फ्रिज खोलकर देखूं क्या? मिष्टी ने फ्रिज खोला तो उसमें ढेर सारे लड्डू रखे हुए थे। ये देखकर दोनों बहनें खुशी से नाचने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि ये फ्रिज वाकई जादुई है और उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। अब तो मिष्टी और कोमल फ्रिज से पढ़ने के लिए नई नई किताबें मांगती तो नए नए कपड़े। अपनी जादुई फ्रिज के साथ दोनों बहनें बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन इस बारे में गांव का मक्कार घनश्याम को पता चल जाता है। अच्छा, तो इसलिए ये अनाथ लड़कियाँ इतनी मौज उड़ा रही है। ये जादुई फ्रिज तो मेरे पास होना चाहिए। घनश्याम ने योजना बनाई, जिसके तहत वो रात को जब दोनों बहनें सो चुकी थी, वो चुपके से उनके घर में घुसा और फिर अरे बाप रे, बड़ा भारी है ये तो, इसे खाली करना पड़ेगा। जरा देखो तो क्या बढ़िया चीजें भरी है इसमें। ये सोचकर घनश्याम ने फ्रिज खोला तो उसमें से ढेर सारे जहरीले सांप बाहर निकलने लगे। घनश्याम बुरी तरह चीखा, जिससे दोनों बहनों की आंख खुल गई। और फिर चाचा, चोरी करना बुरी बात है। ये फ्रिज हमारे पापा ने हमारे लिए भिजवाया है। और याद रहे, अगर इस बारे में किसी और को बताया तो सांपों से भरा फ्रिज आपके यहाँ भिजवा देंगे। बोलो, ठीक रहेगा ना? मुझे माफ कर दो बच्चियों, मैं अब से चोरी नहीं करूँगा। इतना कहकर घनश्याम वहाँ से भाग जाता है और मिष्टी कोमल दोनों उस फ्रिज को गले से लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। फिर दोनों बहनें फ्रिज के सहारे अपनी जिंदगी बिताती हैं। रेखा की मौत अपनी बेटी चुन्नू को जन्म देने के बाद ही हो गई थी। उसके जाने के बाद उसकी 8 साल की बेटी लक्षिता ने ही अपने भाई कार्तिक का ध्यान रखा। उसके बाबा ने 1 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ को वो दोनों फूटी आँख भी नहीं भाते थे। 8 साल की लक्षिता सारा दिन भूखी अपने भाई को गोद में लिए बाजार में गाजर बेचती थी। फिर शाम को वो जब घर आती तो उसकी सौतेली माँ उससे पैसे छीन लेती थी। ऐसे ही एक रोज, अरे इसमें से तो 20 रुपए कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? माँ, वो कार्तिक को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसे 20 रुपए का दूध पिला दिया था। क्या तूने मेरे पैसों से ही इस भूखे को दूध पिला दिया? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर पूजा लक्षिता की बहुत पिटाई करती है। वह चुन्नू को गोद में ले जाकर बड़बड़ाती हुई बाहर जाती है। आज तो मैं इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जब तक ये रहेगा तब तक इस लक्षिता का मन काम में नहीं लगेगा और ये मेरे पैसे इस पर लुटाती रहेगी। इतना कहते हुए पूजा चुन्नू को उठाए नदी की तरफ जा रही होती है।
उसके पीछे भागते हुए लक्षिता लगातार रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कह रही थी, नहीं माँ, छोड़ दो उसे, मेरे भाई चन्नू को छोड़ दो, अभी वो छोटा बच्चा है। लेकिन पूजा उसकी एक नहीं सुनती है और उस बच्चे को नदी में फेंक देती है। चल अब घर, तेरा भाई तो परीलोक चला गया। मेरा बस चलता तो मैं तुझे भी आज ही खत्म कर देती, लेकिन नहीं। अगर मैंने ऐसे किया तो फिर घर का काम कौन करेगा? उसके बाद पूजा उसे घर ले आती है। घर आकर लक्षिता अपने पिता को सारी बात बता देती है। हाँ, ये तो अच्छा ही है ना कि मर गया। तू क्यों यहाँ खड़ी है? तू भी मर जाती। और उधर चुन्नू बहता हुआ नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है। उसी नदी के किनारे एक विधवा औरत गुमसुम बैठी हुई थी। उस बच्चे को देखकर वो उस बच्चे को झट से उठा लेती है और उसे सीने से लगा लेती है। दरअसल चंदा की खुद की कोई संतान नहीं थी। लगता है किसी पापी ने इसे नदी में बहा दिया। फिर चंदा जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कुछ देर बाद उसे होश आ गया। फिर चंदा उसकी देखभाल पालन पोषण करने लगी। चंदा शहर में सिलाई का काम करती थी और उधर लक्षिता का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए। जब भी राखी या भाई दूज का त्योहार आता तो अक्सर चुन्नू को सपना आता था कि उसकी बहन उसे राखी बांधने आ रही है। लेकिन तभी कोई चुन्नू को धक्का दे देता है और वो नदी में गिर जाता है। दीदी, दीदी, मेरी बहन, ये कहकर कार्तिक जाग जाता है और दूसरी तरफ लक्षिता गाजर की खेती करके बाजार में बेचती है और उसकी सौतेली माँ उससे हमेशा की तरह सारे पैसे ले लेती है। लक्षिता एक दिन गाजर बेचने जा रही होती है, तभी एक पत्थर से ठोकर लगकर वो नीचे गिर जाती है। फिर लक्षिता अपनी सौतेली माँ से घर आकर कहती है, ये लो माँ, आज की कमाई। और माँ, मेरा सूट जगह जगह से फट गया है, आप मुझे नया सूट दिला दो ना। क्या कहा? नया सूट? मजाक चल रहा है क्या? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सूट तुझे साल में सिर्फ 2 बार ही मिलता है और अब अगले साल ही मिलेगा, समझी? लेकिन माँ, मेरे दोनों सूट फटे हैं, मैं इन दोनों सूट से कैसे काम चलाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, अब जा यहाँ से, घर का काम पड़ा है। मैं चली आराम करने। लक्षिता वही फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार जाने लगी। उसे फटे हुए कपड़ों में देखकर लड़के उसे छेड़ने लगी। रात को लक्षिता सोच सोच कर परेशान होने लगी। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिन ब दिन उसके कपड़े और ज्यादा फटने लगे। और उधर चंदा को उसके ऑफिस के बॉस ने एक दिन कहा, चंदा, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें काम करते हुए। मुझे नया डिजाइन चाहिए और नया डिजाइनर भी। जल्दी से ढूंढ कर लाओ। लेकिन चंदा को नया डिजाइनर कहाँ मिलता? और उधर एक दिन बहुत सारे गाजर उगे थे। लक्षिता गाजर लेकर बेचने के लिए बाजार जा रही थी। तभी उसकी नजर सिलाई मशीन और गाजर पर पड़ी। उसने उन गाजर का इस्तेमाल करके अपने लिए गाजर का एक गाउन बना लिया और अगले दिन वो गाजर का गाउन पहनकर बाजार में गाजर बेचने लगी। तभी गाजर खरीदने आई चंदा की नजर उसके गाजर वाले गाउन पर पड़ी। अरे वाह, गाजर का गाउन, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तुमने कहाँ से लिया? जी, इसे तो मैंने खुद ही बनाया है। क्या तुमने? वाह, तुम तो बहुत अच्छी डिजाइनर हो। तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब है। मेरे पास खुद के कपड़ों का शोरूम है। तुम कपड़े डिजाइन करना और मैं तुम्हें हर महीने 70,000 रुपए तनख्वाह दूंगी। ये सुनकर
लक्षिता बहुत खुश हुई और वो अपनी सौतेली माँ को छोड़कर चंदा के साथ उसके घर चली गई, जहाँ चुन्नू सो रहा था। लेकिन अचानक से वो दीदी कहकर जाग गया। मेरे बेटे, तूने फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ हाँ माँ, कैसा सपना? फिर चंदा ने लक्षिता को उस सपने के बारे में बताया। क्या नदी, चुन्नू, तू कहीं अपनी बहन लक्षिता का भाई तो नहीं है? चुन्नू, लक्षिता, यही नाम तो मैं रोज सपने में सुनता हूँ। फिर लक्षिता उसके हाथ में वो निशान देखती है, वैसा निशान उसके हाथ में भी था। तू तो मेरा भाई चुन्नू है, जिसे बचपन में हमारी सौतेली माँ ने नदी में फेंक दिया था। हाँ हाँ, ये मुझे नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ मिला था। फिर लक्षिता ने उन्हें सारी बात बताई। उसे अपना भाई चन्नू मिल गया था। फिर चंदा ने उन दोनों को अपना लिया था। फिर लक्षिता भी उन्हें माँ की तरह मानने लगी और उन तीनों ने मिलकर अपनी सौतेली माँ और पिता पर केस किया और उन्हें बदला मिल गया। लक्षिता के अब बुरे दिन भी खत्म हो गए। अब वो अपने भाई चुन्नू और माँ चंदा के साथ हंसी खुशी रहने लगी हो। तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।